नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी महू में कांग्रेस की बड़ी रैली की, दिल्ली चुनाव में तेज होते प्रचार की, देखेंगे नीतीश कुमार पर तेजस्वी के हमले को, उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड को, छत्तीसगढ़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट के विभाजित फैसले को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कोलंबिया के राष्ट्रपति की ट्रंप को दी 2 टूक को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में लगाई डुबकी, अक्षय वट के दर्शन कर संतों के साथ भोजन किया। अमित शाह के महाकुंभ स्नान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का तंज, बोले गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी क्या। फिर बड़ी कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की मुश्किलें, पत्नी को ईडी का नोटिस, कल होना होगा पेश। चुनाव के बीच दिल्ली सीएम आतिशी और संजय सिंह को नोटिस, मानहानि मामले में 6 फरवरी को होगी सुनवाई। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर भड़क उठे बाबा रामदेव, बोले आजकल किसी की भी मुंडी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दे रहे। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। इंदौर में कांग्रेस ने जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संविधान पर बात करते हुए राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि पीएम मोदी के सामने इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ तो उन्हें संविधान के आगे माथा टेकना पड़ा। तो कैसे पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, देखिए इस रिपोर्ट में। संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमले तेज करे हुए है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के महू में जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान रैली का आयोजन किया। जय संविधान के मूल्य पर बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक के बाद एक बड़े हमले बोले। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने लोकसभा से पहले भी संविधान को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर 400 सीटें आ गईं तो संविधान को बदल देंगे, लेकिन उनके सामने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी को संविधान के आगे माथा टेकना पड़ा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी निशाने पर लिया और कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी है जो संविधान के खिलाफ है, इसे कमजोर करते हैं और खत्म करना चाहते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के इस अभियान से बीजेपी बुरी तरह बौखलाई हुई है और यही वजह भी है कि कांग्रेस की रैली से पहले सीएम मोहन यादव ने इंदौर में बड़ा कार्यक्रम किया ताकि कांग्रेस की रैली में अड़ंगा लगाया जा सके। बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। हालांकि इन सब के बावजूद कांग्रेस की रैली में भारी भीड़ देखी गई। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बड़ी हुई हैं, जिसका अंदाजा मोहन यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयानों से लगाया जा सकता है। बहरहाल, कांग्रेस की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली में की गई रैली ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में बीजेपी संविधान और बाबा साहब के मुद्दे पर चौतरफा घिरी नजर आ रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जहां केजरीवाल ने जनता के सामने 15 चुनावी गारंटियां पेश की। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए सोमवार को दिल्ली के लिए पार्टी की 15 गारंटियों का ऐलान किया। इस दौरान पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2020 में किए यमुना की सफाई, यूरोप की तरह दिल्ली की सड़कें और पानी की सप्लाई का वादा पूरा नहीं कर पाने पर भरी सभा में जनता से माफी भी मांगी। केजरीवाल ने कहा, 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ, दिल्ली देश की राजधानी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। इसी के साथ केजरीवाल ने बारी बारी दिल्ली वालों के लिए सभी गारंटियों का ऐलान किया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर कमल का बटन दबा दिया तो 25,000 रुपए हर महीने अतिरिक्त खर्चा होगा। इतनी बचत हमारी सरकार की वजह से हो रही है। मैं नहीं समझता कि गरीब आदमी 25,000 रुपए का बोझ उठाने में सक्षम है। कई लोगों को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। वोटिंग में कमल का बटन दबाया तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली की 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी।
जबकि 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। इस बार के चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार 70 सीटों पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। बिहार में राजनीतिक बयानबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते राज्य में सियासी पारा हाई है। इस बीच नीतीश कुमार के बयान पर भी राज्य में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने नीतीश पर करारा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को मानसिक रूप से अस्वस्थ बता दिया। इसे लेकर एक बार फिर से बिहार का सियासी माहौल गर्म हो गया है। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान ने राज्य में सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार से सवाल लगातार करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर सीएम नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ बता दिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राज्य दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि उपराष्ट्रपति की समस्तीपुर यात्रा की अगवानी करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की असमर्थता इस बात का संकेत देती है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस तरह तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें, इससे पहले भी 23 जनवरी को अनंत सिंह के मामले पर सीधे नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने घेरा था। उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है, और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए समस्तीपुर आए थे। समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नित्यानंद राय सहित कई नेता मौजूद थे। नीतीश कुमार इस समारोह से नाराज रहे। इसको लेकर ही तेजस्वी यादव ने सीएम को निशाने पर लेते हुए बड़ा बयान दिया, जिसने राज्य में सियासी तपिश बढ़ा दी है। बताते चले, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बयानबाजी अब तीखी होती जा रही है। दिसंबर में जहां फिर से खेला होने और नीतीश कुमार की फिर से पलटी की अटकलें लगाई जा रही थी, तो जनवरी आते आते तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे के निशाने पर आ गए हैं। इसके अलावा राज्य में एनडीए में घमासान और सियासी उठापटक का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में देखना होगा चुनाव की तारीखें नजदीक आते आते राज्य में क्या क्या परिदृश्य दिखाई देते हैं। तमाम बहस और विवादों के बीच उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है और इसी के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां यूसीसी लागू किया गया। इस कानून को लागू होने के साथ ही कई सारे नियमों में बदलाव भी कर दिए गए हैं। तो क्या कुछ बदलाव है, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में इसका औपचारिक ऐलान किया। यानी देश भर में इस पर हुए विवाद और बहस के बाद राज्य में इस कानून को लागू कर दिया गया। ऐसे में समझना होगा कि यूसीसी की वजह से उत्तराखंड में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल हर देश में कानूनों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, आपराधिक और सिविल। आपराधिक कानून चोरी, हत्या या हिंसा जैसे मामलों पर लागू होता है। इसमें सभी धर्म और समुदाय के लिए समान नियम और सजा होती है। सिविल कानून शादी, तलाक, संपत्ति विवाद जैसे निजी मामलों में लागू होता है। ये रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होता है। इसी के साथ भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ मौजूद है। मसलन हिंदुओं के लिए शादी और तलाक के नियम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आधारित है। इसी पर ईसाई और सिखों के लिए भी अलग कानून है। लेकिन समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के जरिए सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामलों में समानता लाने का प्रयास किया गया है, जिसका विरोध एक विशेष तबके यानी मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल इस कानून के बाद अब शादी की कानूनी उम्र सभी धर्मों के लिए लड़कों की 21 और लड़कियों की 18 साल होगी। मुस्लिम कानून में अब तक अलग व्यवस्था थी। इसी के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। तलाक के समान नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे हिंदू धर्म में 6 महीने का अलगाव जरूरी होता है, जबकि ईसाई समुदाय में ये अवधि 2 साल है। यूसीसी के तहत अब तलाक के नियम और प्रक्रियाएं एक समान होगी। वहीं बहुविवाह और हलाला को खत्म कर दिया गया, यानी दूसरी शादी की अनुमति तभी होगी जब पहली पत्नी से तलाक हो चुका हो या फिर वो नहीं रही हो। इसी के साथ अब सभी धर्मों की बेटियों को माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इसके अलावा यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों की महिलाओं को गोद लेने का समान अधिकार मिलेगा। बता दें, इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप पर भी खास प्रावधान बनाए गए हैं। ये सभी लोगों पर लागू होंगे, भले ही वो उत्तराखंड का निवासी हो या ना हो। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों को बालिग होना जरूरी है और उनके बीच खून का रिश्ता या पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए। फिलहाल कानून को आज से लागू कर दिया गया है। देखना होगा इस पर आगे किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय भी जरूर बताएं।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के रहने वाले रमेश बघेल के पिता का शव पिछले 15 दिन से मोर्चरी में रखा हुआ है। अंतिम संस्कार करने को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां इस पर 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की, लेकिन दोनों की ही एक दूसरे से अलग राय रही। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के गांव में ईसाई को दफनाने से रोकने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि इस मामले में लगभग 18-19 दिन बाद भी 2 सदस्यीय पीठ में दोनों जजों की विभाजित राय रही। जस्टिस नागरत्ना ने अपीलकर्ता को अपने पिता को निजी संपत्ति में दफनाने की अनुमति दी, जबकि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि दफन केवल ईसाइयों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में ही किया जा सकता है, जो कि करकापाल गांव में है। बता दी ये जगह अपीलकर्ता के मूल स्थान से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि शव 7 जनवरी से ही शवगृह में पड़ा हुआ है, जिस पर एक तरफ तो न्याय पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत पर भी एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में असहमति के बावजूद पीठ ने विवाद को बड़ी पीठ के पास भेजने से परहेज किया। पीठ ने सर्वसम्मति से निर्देश पारित करने का निर्णय लिया कि शव को ईसाइयों के लिए निर्धारित स्थान पर ही दफनाया जाए। वहीं जस्टिस बीबी नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा कि भाईचारा बढ़ाना सभी नागरिकों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सुरक्षा देनी होगी ताकि शव को दफन उसकी निजी कृषि भूमि में किया जा सके। इसी के साथ पीठ ने कहा कि राज्य सरकार पूरे राज्य में ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान चिन्हित करेगा। ये आज से 2 महीने के भीतर किया जाएगा। दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना बेहतर होगा, इसलिए शव को करकापाल गांव में ईसाइयों के लिए निर्दिष्ट स्थान पर दफनाया जाए। हालांकि इससे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये देखकर दुख हुआ कि एक व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के गांव में अपने पिता को ईसाई रीति रिवाज के मुताबिक दफनाने के लिए शीर्ष अदालत का रुख करना पड़ा, क्योंकि अधिकारी इस मुद्दे को हल करने में विफल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि किसी विशेष गांव में रहने वाले व्यक्ति को उस गांव में क्यों नहीं दफनाया जाना चाहिए। इस मामले में रमेश बघेल की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने रमेश के पादरी पिता को दफनाने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में दफनाने की मांग ठुकरा दी थी। बता दें कि अपीलकर्ता अपने पिता, जो मेहरा आदिवासी समुदाय से थे, उनको उनके गांव के कब्रिस्तान में दफनाना चाहते थे। उनका कहना था कि उनके सभी पूर्वजों को वहीं दफनाया गया। हालांकि गांव पंचायत और ग्रामीणों ने ये कहते हुए विरोध किया कि कब्रिस्तान का इस्तेमाल केवल हिंदू आदिवासियों के लिए ही किया जा सकता है, ईसाइयों के लिए नहीं। इसको लेकर अपीलकर्ता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से मामला ना सुलझ पाने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां मामले का पक्ष करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जो समस्या गांव स्तर पर हल की जा सकती है, उसे अलग रंग दिया गया है। इससे पता चलता है कि राज्य का रुख कुछ समुदाय के साथ भेदभावपूर्ण है, जो कि धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के गौरवशाली सिद्धांतों के साथ विश्वासघात करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालते ही कई कड़े फैसले लिए, जिनमें प्रवासी और टैरिफ बढ़ाना सबसे विवादास्पद रहा। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, भारत और कई अन्य देशों के प्रवासियों को वापस भेजने की मुहिम भी चलाई है, लेकिन इस बीच ट्रंप को एक छोटे से देश ने बड़ा झटका दे दिया। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, भारत सहित कई और देशों के प्रवासियों को वापस भेजने की मुहिम जोरों शोरों से चलाई हुई है। ट्रंप के बयानों के बाद कनाडा, मैक्सिको और भारत में तनाव तो बढ़ा, लेकिन ये देश अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन ट्रंप के इन फैसलों का जवाब छोटे से देश कोलंबिया ने दे दिया। साथ ही अमेरिका को उसी की भाषा में जबरदस्त जवाब भी दिया। दरअसल ट्रंप ने कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को अमेरिकी प्लेन से वापस कोलंबिया भेजा, जिसको कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने देश में लैंड होने नहीं दिया और वापस अमेरिका भेज दिया। जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप भड़क उठे और उन्होंने कोलंबिया पर एक्शन लेते हुए कई सैंक्शन लगा दिए। इसके जवाब में कोलंबिया ने ट्रंप को आग दिखाते हुए अमेरिका के खिलाफ 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। पेट्रो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, अमेरिका कोलंबियाई प्रवासियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। मैं कोलंबियाई प्रवासियों के साथ अमेरिकी विमानों को प्रवेश की अनुमति से नहीं इनकार करता हूं। प्रवासियों को स्वीकार करने से पहले इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार के लिए अमेरिका को एक प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए। हालांकि इन सब के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से दावा किया गया है कि ट्रंप की शर्तों को कोलंबिया सरकार ने मान लिया है। इसको लेकर कोलंबिया राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। आपको बता दें 2022 में कोलंबिया की सत्ता संभालने वाले पेट्रो कोलंबिया के पहले लेफ्टिस्ट नेता हैं। वो 2010 और 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें जीत 2022 में मिली। गुस्तावो की पहचान सिर्फ राष्ट्रपति से नहीं
बल्कि वो एक कोलंबियाई अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और M19 सशस्त्र गुरिल्ला आंदोलन के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने M19 आंदोलन के दौरान गुरिल्ला युद्ध भी लड़ा। इसके अलावा ये कोविड-19 के बाद हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भी कोलंबिया के युवाओं के साथ एक्टिव रहे। पेट्रो की पश्चिम नेताओं के साथ विचारों में टकराव अब देश की नीति में दिखाई देने लगा है और इसके बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।